Hello, welcome to Everything for Pharmacy. In this lecture, I am going to discuss about the pharmaceutical microbiology, that is one of the subject of the B Pharm second year. Today I will discuss in this lecture about the introduction of microbiology and the course context in detail. Okay. So let's start with the इंट्रोडक्शन में व्हाट इज़ माइक्रोबायोलॉजी, यानी कि माइक्रोबायोलॉजी क्या होती है। माइक्रोबायोलॉजी साइंस की वो ब्रांच होती है जिसमें कि हम माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म के बारे में स्टडी करते हैं इन डिटेल में, जैसे कि बैक्टीरिया, वायरस, फंगाई, प्रोटोजोआ। ओके, यहाँ पे हम माइक्रोबायोलॉजी को ब्रेक करके भी इसका मीन्स समझ सकते हैं। जैसे माइक्रो मीन्स स्मॉल, बायो मीन्स लाइफ, लॉजी मीन्स स्टडी। ओके, मतलब कि यहाँ पे हम उन जो छोटे जीवों के बारे में पढ़ेंगे जिन्हें हम नेक्ड आई से नहीं देख सकते। स्टडी ऑफ द वायरस को हम क्या बोलते हैं? वायरियोलॉजी। ओके, स्टडी ऑफ बैक्टीरिया इज कॉल्ड बैक्टीरियोलॉजी। जब हम बैक्टीरिया के बारे में पढ़ेंगे तो उसे बैक्टीरियोलॉजी कहेंगे। अगर वायरस के बारे में पढ़ रहे हैं तो वायरोलॉजी बोलते हैं। फंगस की स्टडी को हम बोलते हैं माइकोलॉजी। अगर हम एल्गा की स्टडी कर रहे हैं तो फाइकोलॉजी। प्रोटोजोआ को प्रोटोजोलॉजी। ओके, मतलब कि ये हमारे सारे माइक्रोब्स हैं और इनके स्टडी के बेस पर हमने अलग अलग डिवाइड कर दिया गया है कि हम किस टाइप के माइक्रो ऑर्गेनिज्म को स्टडी कर रहे हैं। अब इन डेली लाइफ वी आर सराउंडेड विद दीज माइक्रोब्स। हमने नोटिस भी क्या होगा, वैसे तो हम जनरली नोटिस नहीं करते, लेकिन हम पढ़ते आ रहे हैं पीछे से तो हमें आइडिया होता है कि हम कैसे माइक्रोब से सराउंडेड हैं। जैसे कि जो ये हम कर्ड देखा है, कर्ड में हमारे लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं जो कि विटामिन B12 के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं, जो विटामिन B12 सिंथेसिस करते हैं, और ये हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है विटामिन B12। और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि हमारे स्टमक, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में भी जो होते हैं माइक्रोब्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा रोल प्ले करते हैं हमारे एनवायरनमेंट में। ओके, फैक्ट्री वगैरह में भी यूज़ किए जाते हैं माइक्रोब्स। हम इन्हीं सब की स्टडी डिटेल में करेंगे। डेली लाइफ में जैसे कि फूड एंड द डेयरी प्रोडक्ट, माइक्रोब्स हमारे फूड एंड डेयरी प्रोडक्ट्स में भी होते हैं, एग्रीकल्चर में भी होते हैं, एनवायरनमेंट, इंडस्ट्रियल, जेनेटिक्स में भी। हम इन सब के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे कि कैसे होते हैं। इम्यूनोलॉजी यानी कि जो हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम होता है, वहाँ पे जो माइक्रोब्स होते हैं क्या रोल प्ले करते हैं, उन सब के बारे में हम पढ़ेंगे इस माइक्रोबायोलॉजी सब्जेक्ट में। ओके, मेडिसिन्स में भी माइक्रोब्स होते हैं। इन्वेस्टिगेशनल माइक्रोबायोलॉजी, यहाँ पे हम कुछ चीज़ें इन्वेस्टिगेट करते हैं। ओके, ये हमारे स्कोप थे माइक्रोबायोलॉजी के। अब नेक्स्ट है फूड एंड द डेयरी प्रोडक्ट में कैसे माइक्रोब्स हेल्पफुल हैं। अब हमने तो वैसे अक्सर सुना है कि माइक्रोब्स जो होते हैं वो हार्मफुल होते हैं, जैसे बैक्टीरिया हमें डिसीजेस करते हैं, वायरस डिसीज कॉज करते हैं। लेकिन यहाँ पे हम इस सब्जेक्ट को इसीलिए लाया गया है कि हम यहाँ पे सिर्फ उनके बेनिफिट्स के बारे में पढ़ेंगे कि हमें क्या क्या बेनिफिट्स है, और हमारे फार्मास्यूटिकल माइक्रोबायोलॉजी यानी हमारे ड्रग्स में उनका क्या रोल है। ओके, तो इन सबको ही हम डिटेल में पढ़ते चलेंगे, लेकिन अभी हम इंट्रोडक्शन ले रहे हैं कि क्या क्या हमें पढ़ना है आगे। ये डेयरी प्रोडक्ट्स हो गए। अब डेयरी प्रोडक्ट्स में जैसे वेरी कॉमन लैक्टोबैसिलस एंड द ईस्ट। ये जो हमारे डेयरी प्रोडक्ट में ज़्यादातर लैक्टोबैसिलस होता है और ये ईस्ट, ये दोनों ही बैक्टीरिया हैं। हेल्प टू कन्वर्ट मिल्क इनटू द कर्ड, और ये लैक्टोबैसिलस क्या करता है, मिल्क को कर्ड में कन्वर्ट करने में हेल्प करता है। ओके, लैक्टोबैसिलस प्लस मिल्क कन्वर्ट स्टेशनरी चेन इनटू इरेगुलर चेन लीड टू द फॉर्म ऑफ कर्ड। मतलब कि ये जो लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया होता है वो मिल्क में जब हम उसे ऐड करते हैं, जब इनोक्यूलम डालते हैं, इनोक्यूलम यानी कि हम थोड़ा सा एक छोटे अमाउंट में हम पहले कर्ड को मिल्क में ऐड करते हैं, जब जाके वो बैक्टीरिया ग्रो करते हैं ईजिली। ओके, तो वो दूध को हम किस में कन्वर्ट करते हैं, दही में। ईस्ट जो होते हैं वो ब्रेड, डेयरी प्रोडक्ट्स में भी हेल्प होते हैं। ब्रेड जो सिंथेसाइज होता है वो फर्मेंटेशन प्रोसेस से होता है, उसमें हम बैक्टीरियाज डालते हैं। जैसे ईस्ट को वीट के साथ डालते हैं तो वहाँ पे मैस फॉर्मेशन होता है।
जो क्या करते हैं, ये जो ईस्ट होते हैं, ये ग्लूटेन प्रोटीन को, हमारे जो वीट में ग्लूटेन प्रोटीन होता है उसे इलास्टिक स्ट्रक्चर बना देते हैं, फाइब्रस लाइक, ओके। और वहाँ से क्या, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है, इसलिए ब्रेड में परफोरेशन छेद छेद से हो जाती हैं, ओके। वहाँ पे ग्लूटेन जो प्रोटीन होता है वो स्वेल हो जाता है, हेल्प्स फॉर्मेशन ऑफ द ब्रेड एंड अदर प्रोडक्ट्स। जो ब्रेड वगैरह बनती हैं और प्रोडक्ट्स होते हैं, ये सब इन्हीं से बनते हैं, बैक्टीरिया से। फर्मेंटेशन, दिस इज अ केमिकल ब्रेक डाउन ऑफ अ सब्सटेंस बाय द बैक्टीरिया। फर्मेंटेशन में क्या होता है, जो भी जिस भी सब्सटेंस पे हम, जिस भी चीज़ में हमने बैक्टीरिया या वायरस या ईस्ट को ऐड किया है, वो क्या करेंगे, उस केमिकल रिएक्शन करते हैं और उस प्रोसेस को क्या हम बोलते हैं, वहाँ से एफरवेसेंस होता है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है, और उस प्रोसेस को हम बोलते हैं फर्मेंटेशन, जब वो ये बैक्टीरिया केमिकल ब्रेक डाउन करते हैं, ओके। नेक्स्ट, एग्रीकल्चर में क्या रोल प्ले करते हैं हमारे ये माइक्रोब्स, इसे भी हम देखते हैं। एग्रीकल्चर टू इंक्रीज द सॉइल फर्टिलिटी, हमारे एग्रीकल्चर में भी माइक्रोब्स बहुत अच्छा रोल प्ले करते हैं, वो हमारी सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज करते हैं। बैक्टीरिया फिक्स द नाइट्रोजन इनटू द रूट्स ऑफ द सम प्लांट्स, कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो इन्वायरमेंट के नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं, यानी ब्रेक करते हैं अदर केमिकल कंपाउंड में, ताकि हमारे प्लांट्स उनका यूज़ कर सके। तो बैक्टीरिया जैसे कि माइकोराइजा एंड इम्प्रूव द ग्रोथ ऑफ द प्लांट, और ये हमारे प्लांट की ग्रोथ को इम्प्रूव करने में हेल्प करते हैं। डिफरेंट माइक्रोब्स टेंड टू डिकम्पोज एंड इम्प्रूव द सॉइल फर्टिलिटी, डिकम्पोजिशन में भी हेल्प करते हैं, मतलब कि डिग्रेड चीज़ों को, जो चीज़ें वेस्ट होती हैं, डिग्रेड हो गई हैं, है ना, उन्हें वो डिकम्पोज करते हैं, ब्रेक करते हैं, और वो उसकी वजह से हमारी जो सॉइल की फर्टिलिटी होती है वो इम्प्रूव होती है। इन्वायरमेंटल माइक्रोबायोलॉजी, अब इन्वायरमेंट में क्या रोल प्ले करती हैं, बायोडिग्रेडेबल एंड द नॉन बायोडिग्रेडेबल इन्वायरमेंट इज मेंटेन। ये जो बायोडिग्रेडेबल यानी कि जो डिग्रेड होने वाली चीज़ें होती हैं, और जो नॉन बायोडिग्रेडेबल इन्वायरमेंट है, उन दोनों को मेंटेन करने का भी काम माइक्रोब्स करते हैं, ओके। रिसॉल्विंग कंटामिनेटेड प्रोडक्ट एंड क्लीनिंग द इन्वायरमेंट, और ये हमारे इन्वायरमेंट को क्लीन करने में भी हेल्प करते हैं। आप सोच रहे होंगे कि इन्वायरमेंट में क्या क्लीनिंग का वर्क करते होंगे, जो हमारी फैक्ट्रियों से ऑयली चीज़ें रिलीज होती है एज अ वेस्ट, ये कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जिनमें एबिलिटी होती है कि वो ऑयल को अपना फूड समझ के ईट करते हैं, और वो हमारे लिए वेस्ट होता है, तो इस तरह से वो उस वेस्ट को रिमूव कर रहे हैं वहाँ से। COD, BOD, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड एंड केमिकल ऑक्सीजन डिमांड, ये भी वो ऑक्सीजन लेते हैं, तो कुछ पॉन्ड्स वगैरह में आपने देखा होगा, उसमें एल्गा वगैरह होती हैं, वो ऑक्सीजन लेती हैं और हमारे एयर को, हमारे जो इन्वायरमेंट को है उसे पॉल्यूट होने से बचाती हैं। वो बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन रिलीज़ करती है, कार्बन डाइऑक्साइड इन्वायरमेंट से लेती हैं, इस तरह से भी इन्वायरमेंट में वो बैलेंस बना के रखती हैं। हेल्प्स इन क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन एंड द क्लीन, मतलब वो क्लीनिंग में भी हेल्प करते हैं। अब यहाँ पे इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी, यानी इंडस्ट्री में माइक्रोबायोलॉजी का क्या रोल है। माइक्रोबायोलॉजी, पॉल्यूटेंट्स फ्रॉम द इंडस्ट्री आर बीइंग यूज्ड इन ऑर्डर टू रिमूव पॉल्यूशन, जो पॉल्यूटेंट्स रिलीज होती हैं इंडस्ट्री से, उन्हें भी रिमूव करने में हेल्प करता है, ओके। माइक्रोब्स दैट कंज्यूम ऑयल एज देयर फूड प्रोडक्ट्स आर यूज टू क्लीन द एक्सेस पॉल्यूटेंट ऑन द सरफेस, ओके। वही मैंने पहले भी बताया कि ये इंडस्ट्रीज वगैरह में भी क्या करते हैं, कुछ माइक्रोब्स ऑयल को ईट करते हैं अपने फूड की तरह, उनके लिए वो फूड होता है, लेकिन हमारे लिए वो एक पॉल्यूटेंट है और उसे वो रिमूव करते हैं। जेनेटिक्स में जेनेटिक इंजीनियरिंग एंड मैनिपुलेशन ऑफ द जीन, जेनेटिक्स में क्या होता है कि हम वायरस या फिर बैक्टीरिया के DNA में कुछ चेंजेस करते हैं, मैनिपुलेशन करते हैं उनके जीन्स में, और अपने डिज़ायर्ड प्रोडक्ट के लिए हम उनका यूज़ करते हैं। उनके जब जीन्स में हम चेंज कर देंगे, हमें जो भी कुछ उनसे चाहिए होता है, हम उनके जीन्स में वहाँ पे चेंजेस करते हैं और अपने अकॉर्डिंग उस चीज़ को प्रोडक्शन बढ़ाते हैं, ओके। जैसे कि ई कोलाई, ये हमारा जेनेटिक इंजीनियरिंग में सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला बैक्टीरिया है, एज अ वेक्टर यूज़ वर्क करता है, रेस्ट्रिक्शन एंड एंडोन्यूक्लियस कट, और यहाँ पे क्या होता है, वो कुछ ऐसे एंजाइम्स रिलीज करता है जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं DNA के लेवल पे। जीन इज बीइंग एडेड एंड लिगेशन टेक प्लेस, वहाँ पे क्या होता है,
हम उसके जो ई कोलाई बैक्टीरिया है उसके डीएनए को कट करते हैं, वहाँ पे अपने जो भी हमें डिज़ायर्ड प्रोडक्ट चाहिए उसके अकॉर्डिंग न्यू जीन ऐड करते हैं, वहाँ पे लाइगेशन होता है यानी अपना जीन ऐड कर देते हैं, और अल्टीमेटली वहाँ पे हम जो भी चाहते थे उस तरह का प्रोडक्ट वहाँ से सिंथेसाइज होगा। ओके, एम्प्लीफिकेशन टेक प्लेस यानी उसकी डीएनए की कई सारी कॉपियाँ बनती हैं, और उसका यूज़ फिर आपको पता ही है कि जब डीएनए से एमआरएनए बनता है, एमआरएनए से फिर प्रोटीन बनता है, तो अगर हमने डीएनए में चेंज कर दिया तो अल्टीमेटली हमारा प्रोडक्ट वही होगा जो हम चाहते हैं। जैसे कि इंसुलिन का प्रोडक्शन आर्टिफिशियल भी होता है लोगों को ट्रीटमेंट करने के लिए डायबिटीज़ में। इम्यूनोलॉजी, अब इम्यूनोलॉजी एंटीबायोटिक प्रोडक्शंस, ओके, जो कुछ इम्यूनोलॉजी इम्यून सिस्टम को बिल्डअप करने के लिए आर्टिफिशियल वो इंजेक्शंस दिए जाते हैं, तो वहाँ पे ये आर्टिफिशियल चीज़ें आती कहाँ से, आर्टिफिशियल एंटीबायोटिक्स कहाँ से आती हैं, ये हम उन्हीं बैक्टीरिया और वायरस से ही निकालते हैं। ओके, अब यहाँ पे फार्मास्यूटिकल्स में जैसे डायग्नोसिस में भी हेल्पफुल होते हैं, प्रिवेंशन ट्रीटमेंट के लिए। डायग्नोसिस में जैसे यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हैज़ अ स्पेसिफिक ट्रीटमेंट फॉर डायग्नोसिस। अब जो यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होता है उसमें हम टेस्टिंग करते हैं, डायग्नोसिस करते हैं, स्ट्रेनिंग करते हैं, और हम ऑब्जर्व करते हैं कि यहाँ पे किस तरह का माइक्रोब प्रेजेंट है और हमें उसके लिए किस तरह की एंटीबायोटिक या फिर उसे किल करने के लिए किस तरह की मेडिसिन चाहिए। तो इस तरह से भी हम यूज़ करते हैं माइक्रोब्स का जो हमारी डिसीजेज हैं उन्हें डायग्नोज करने में, ट्रीटमेंट करने में। ओके, माइक्रोबायोलॉजी मतलब हम अगर हमें जब माइक्रोब्स की नॉलेज होगी तो भी हम उसका मतलब अगर वो हमारे लिए फ़ायदेमंद है तो भी हम उसका यूज़ कर रहे हैं, अगर वो नुकसानदायक है तो अगर हमने पूरी स्टडी कर रखी है तो हमें नॉलेज होगी कि हमें इस चीज़ को कैसे रोकना है, तो इसलिए हम इसकी स्टडी करते हैं स्पेशली। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि लर्निंग आउटकम्स क्या आएगा जब हम इस सब्जेक्ट को पढ़ लेंगे, तो हमें क्या क्या प्रॉफिट होगा, हम क्या चीज़ें सीखेंगे। अंडरस्टैंडिंग द टाइप्स एंड द सोर्सेज ऑफ डिफरेंट माइक्रोब्स, यहाँ पे हमें ये पता चल जाएगा जब हम माइक्रोबायोलॉजी को अच्छे से पढ़ लेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि कितने तरह के और माइक्रोब्स होते हैं, कहाँ से आते हैं, तो उनका सोर्स भी हमें पता चल जाएगा। ओके, डिफरेंट टेक्निक्स ऑफ स्टेरिलाइजेशन, उन्हें किसी भी इन्वायरमेंट में अगर माइक्रोब्स है तो उन्हें कैसे किल करना है, कैसे स्टेरिलाइज करना है, वहाँ पे एक भी बैक्टीरिया वायरस कुछ भी ना हो, तो इस प्रोसेस को भी हम सीख जाएंगे जब हम डिटेल में स्टडी करेंगे इन सब के बारे में। एक्वायर्ड नॉलेज, ग्रोथ ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरियल ग्रोथ, और हम बैक्टीरिया वगैरह को भी ग्रोथ करते हैं, ओके, ग्रो करते हैं। जब हम माइक्रोब्स के बारे में अच्छे से स्टडी कर चुके होते हैं तो फिर क्या होता है, हमें नॉलेज हो जाती है कि कैसे माइक्रोब्स को ग्रो करना है, बैक्टीरिया ग्रो करना है, और ग्रो क्यों करना है, क्योंकि हमें उनसे कुछ बेनिफिट्स लेना है, अपना डिज़ायर्ड प्रोडक्ट वहाँ से प्रोडक्शन करवाना है उनसे, तो इसलिए हमें इन सब की नॉलेज हो जाएगी जब हम ये सब्जेक्ट पढ़ के निकलेंगे। एंटी माइक्रोबियल इफेक्टिवनेस ऑफ डिसइंफेक्टेंट, जैसे जो एंटी माइक्रोबियल दवाएँ आती हैं, डिसइंफेक्टेंट जो घर को क्लीन करने के लिए दवा होती है उसमें भी एंटी माइक्रोबियल्स प्रेजेंट होते हैं। ओके, तो उन सब का कितना इफ़ेक्टिवनेस होगा कितना नहीं होगा उन सब के बारे में भी हमें नॉलेज हो जाएगी। कैसे प्रिजर्वेटिव के बारे में क्या होती है, प्रिजर्वेटिव्स कहाँ से आई, कैसे आई। ओके, एंटीबायोटिक्स जो भी मेडिसिन हम लेते हैं अपने बॉडी को ट्रीट करने के लिए किसी बैक्टीरियल इन्फेक्शन से, तो हमें हर चीज़ की नॉलेज होगी जब हम इस सब्जेक्ट को अच्छे से पढ़ लेंगे। नॉलेज अबाउट द फार्मास्यूटिकल रेलिवेंट माइक्रोब्स, हमें ये पता हो जाएगा कि कौन से माइक्रोब्स हमारे फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट के लिए अच्छे हैं, यानी हमारे मेडिसिन्स में यूज़फुल हो सकते हैं, ट्रीटमेंट में हमारे फ्यूचर के लिए कौन से माइक्रोब्स बेटर हैं। ओके, देयर हैंडलिंग, हम उन्हें हैंडल कैसे करें। लर्निंग अबाउट द फार्मास्यूटिकल कंटामिनेशन, और हमें ये भी पता चल जाएगा कि हमें इन सब चीज़ों की नॉलेज हो जाएगी कि कैसे एक माइक्रोब से एक प्रोडक्ट से दूसरे प्रोडक्ट में स्प्रेड कर सकता है, या फिर किसी एक पर्सन से या हमारे इन्वायरमेंट से कैसे कंटामिनेट हो रहा है। ओके, तो ये हमारा लर्निंग आउटकम होगा। अब यहाँ पे हम पढ़ेंगे कि इम्पॉर्टेंस ऑफ माइक्रोबायोलॉजी इन फार्मास्यूटिकल, यानी हमारी जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है जहाँ पे मेडिसिन्स वगैरह का प्रोडक्शन होता है वहाँ पे माइक्रोबायोलॉजी कैसे इम्पॉर्टेंट है।
प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक्स, जो एंटीबायोटिक्स मेडिसिन होती हैं वहाँ उन सब एंटीबायोटिक्स में कहीं ना कहीं माइक्रोब्स ही होते हैं। ओके, एंजाइम्स का सिंथेसिस भी हम माइक्रोब से ही करते हैं, विटामिन, वैक्सीन्स, ये सब हम उन्हीं से प्रोड्यूस करते हैं। अदर फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स भी जो इनका यूज़ करके हम और भी फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स बना सकते हैं, जैसे ऑइंटमेंट वगैरह हो गया, वो एंटीसेप्टिक की तरह वर्क करती हैं, तो उनमें भी माइक्रोब्स ही होते हैं। ओके, डील्स विद कॉजेटिव एजेंट्स ऑफ डिसीज। उसके बाद हमें जब माइक्रोब्स की प्रॉपर नॉलेज होगी तो हम डिसीज़ को अच्छे से ट्रीट कर सकेंगे। ओके, डायग्नोस्टिक प्रोसीजर फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ पॉजिटिव एजेंट्स, हमें अच्छे से पता हो जाएगा कि कैसे डायग्नोज करना है किसी डिसीज़ के पीछे कौन सा माइक्रोब्स है। ओके, एंड प्रिवेंटिव मेजर, और हम इसके लिए क्या प्रिवेंशन कर सकते हैं इस माइक्रोब से बचने के लिए। ओके, अंडरस्टैंडिंग द इंडस्ट्रियल प्रोसेस, हमें इंडस्ट्रियल प्रोसेस पता चल जाएगा। क्लीन रूम्स टू अवॉइड माइक्रोबियल, हमें ये पता चल जाएगा कि ये माइक्रोब्स कितने हार्मफुल हैं, कैसे फैलते हैं, कैसे नहीं। तो हम उसी के अकॉर्डिंग, अपनी नॉलेज के अकॉर्डिंग हम वहाँ पे प्रिवेंटिव एक्शन लेंगे, ताकि हमारा जो फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट है वो कंटामिनेट ना हो किसी भी तरह से इन माइक्रोब से। कैसे वहाँ पे स्टेरिलाइजेशन करना है, यानी उनके ग्रोथ को रोकना है। ओके, so this is the importance of microbiology in pharmaceuticals. अंडरस्टैंडिंग द सेल स्ट्रक्चर, फंक्शंस ऑफ द माइक्रोब्स, हम यहाँ पे और भी ज़्यादा डिटेल में जाएंगे तो हमें उनके स्ट्रक्चर की नॉलेज होगी। फंक्शंस ऑफ माइक्रोब्स एंड ह्यूमन सेल्स, मैकेनिज्म टू डिस्कवर एंटी माइक्रोबियल ड्रग्स। ओके, अब माइक्रोब्स का क्या फंक्शन है, प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक्स, एंजाइम्स, वैक्सीन्स, विटामिन, अदर प्रोडक्ट्स, ये सारे जितने भी फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स आते हैं जो डिसीज़ के ट्रीटमेंट में हेल्प करते हैं, वो सब कहीं ना कहीं माइक्रोब से ही ऑब्टेन किए होते हैं। ओके, मतलब कि माइक्रोब्स बहुत ज़्यादा ही रोल प्ले करते हैं। हाँ, सिंथेटिक भी होती है, आर्टिफिशियल चीज़ें भी होती है, लेकिन अगर हमें एक स्ट्रॉन्ग एंटीबायोटिक चाहिए, एक स्ट्रॉन्ग एंजाइम चाहिए, तो ये चीज़ें हमें प्योर ही लेनी पड़ती हैं, यानी माइक्रोब्स का ही यूज़ करके हम इन सब चीज़ों को बना सकते हैं। वायरस आर यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ वैक्सीन। अभी जैसे कि कोविड-19 में क्या हो रहा है कि जो वैक्सीन्स हमें लगाई जा रही हैं उनमें वायरस ही होते हैं जो इनएक्टिव फॉर्म में होते हैं या फिर डेड फॉर्म में होते हैं, और वो इसलिए हमारे वैक्सीन्स में डाल के दिए जाते हैं ताकि हमारा इम्यून सिस्टम अलर्ट हो जाए पहले से कि इस तरह का भी कोई वायरस आ रहा है हमारी बॉडी में, और हमें अलर्ट रहना है इम्यून सिस्टम को, ताकि वो बाद में अगर रियल में कोई वायरस एंटर कर रहा है वो, तो फिर उसे कर सकें। ओके, दैट हैव अ ग्रेट इम्पैक्ट इन द कम्युनिटी बाय प्रिवेंटिंग डेडली डिसीज। जैसे कि हम देख ही रहे हैं कि डेडली डिसीज ही है कोविड-19, और उससे बचने के लिए हम वायरस का ही यूज़ कर रहे हैं। मीजलेस, जैसे और भी पहले भी ऐसी बीमारियां आ चुकी हैं, जैसे मीजलेस, चिकन पॉक्स, हेपेटाइटिस, ट्यूबरक्लोसिस, ये सब वायरल डिसीज ही हैं। एडवर्ड जेनर सक्सेसफुल कॉपॉक्स वैक्सीन इन 1798। यहाँ पे एडवर्ड जेनर एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने कॉपॉक्स वैक्सीन निकाली थी 1798 में। प्री निमोनिया, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया, जो ये प्री निमोनिया होती है ये स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया की बैक्टीरिया की वजह से होती है। ओके, मेडिकल डिवाइसेस, क्या क्या मेडिकल डिवाइसेस यूज़ करते हैं हम। स्टडिंग ऑफ माइक्रोबायोलॉजी हेल्प्स टू अंडरस्टैंड द मैकेनिज्म एंड द प्रिंसिपल ऑफ डिवाइसेस। अब जब हम माइक्रोबायोलॉजी स्टडी करते हैं तो हमें अंडरस्टैंडिंग हो जाती है कि किसी भी डिवाइस को कैसे यूज़ करना है, उसके क्या प्रिंसिपल है, कहाँ पे यूज़ करना है, किस तरह यूज़ करना है। जैसे कि फ्लोरोसेंट फ्यूज़न ये भी डिवाइस है, तो जब हम पढ़ेंगे इनके बारे में तो हमें नॉलेज हो चुकी होगी जब हम पढ़ के निकलेंगे इस सब्जेक्ट को। ओके, विच आर यूज फॉर फास्ट एंड प्रिसाइज डिटेक्शन ऑफ टिश्यू सैंपल। ये जो फ्लोरोसेंट फ्यूजन डिवाइस है ये टिश्यू सैंपल को डिटेक्ट करने के लिए होती है, और बहुत ज़्यादा फास्ट और प्रिसाइज यानी एक्यूरेट रिजल्ट आता है। ओके, और जल्दी। इम्यूनोफ्लोरोसेंट स्टडी दैट मे बी अप्लाइड टू फाइंड द स्पेसिफिक सेल इन बायोलॉजिकल सिस्टम। और जो इम्यूनोफ्लोरोसेंट स्टडी है ये भी हम अप्लाई कर सकते हैं बायोलॉजिकल सेल में, बायोलॉजिकल सिस्टम में, टू आइडेंटिफाई द डिसीज। सॉरी, सेल बैंक्स, व्हाट इज सेल बैंक्स।
Cell banks is the facility that stores cells to specific genome for the purpose of future use in products or the medicinal needs. अब ये सेल बैंक्स होते हैं, यहाँ पे हम क्या करते हैं, बहुत ही हाई लेवल पे मतलब कि सेल्स को स्टोर करके रखा जाता है, उन सेल्स को जो बिल्कुल हेल्दी सेल्स होते हैं और जो हमारे फ्यूचर के लिए ज़रूरी हो सकते हैं, यानी अगर जैसे सर्जरी वगैरह होती है या फिर ऑर्गेन ट्रांसप्लांटेशन होता है तो उन सब में ये वर्क करते हैं, ओके, हेल्पफुल होते हैं. अब कैसे होते हैं वो भी हम पढ़ लेंगे आगे. कॉस्मेटिक्स आर इंटेंडेड टू बी अप्लाइड ऑन स्किन. जो कॉस्मेटिक्स होते हैं वो हम स्किन पे ही अप्लाई करते हैं जनरली. एंड द माइक्रोब्स कैन बिकम्स द रीजन ऑफ कंटामिनेशन. और हो सकता है कि माइक्रोब्स कंटामिनेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल हो. तो हमें जब नॉलेज होगी तो हम इस चीज़ को प्रिवेंट कर पाएंगे कि वहाँ पे किसी तरह का कंटामिनेशन ना हो हमारे कॉस्मेटिक प्रोडक्ट में भी. मतलब कि इतनी क्लीनिंग होनी चाहिए जहाँ पे भी ये प्रोडक्ट सिंथेसाइज होते हैं. स्टडिंग ऑफ माइक्रोबायोलॉजी इज नेसेसरी फॉर प्रिपरेशन, प्रोसेसिंग एंड क्वालिटी कंट्रोल ऑफ द कॉस्मेटिकल्स. और माइक्रोबायोलॉजी जब हम स्टडी कर लेते हैं तो हमें ये नॉलेज हो जाती है कि कैसे हमें प्रिपेयर करना है मेडिसिन को, कैसे उसकी क्वालिटी कंट्रोल रहनी चाहिए. ठीक है. अब यहाँ पे हम सिलेबस देखेंगे कि इसमें क्या क्या है, कितना सिलेबस है. तो हमारी पूरा जो सिलेबस है इसमें 5 यूनिट्स हैं और 5 यूनिट्स में भी 5 चैप्टर्स होते हैं, ओके. तो यहाँ पे हम जैसे कि फर्स्ट यूनिट में इंट्रोडक्शन, हिस्ट्री ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, इट्स ब्रांचेस, स्कोप, इम्पोर्टेंस, इन सब के बारे में डिटेल में पढ़ते चलेंगे. प्रोकैरियोट्स, यूकैरियोट्स जो हमने 12th में भी पढ़ा है, लेकिन यहाँ पे हम और डिटेल में और अच्छे से जानने की कोशिश करेंगे, ओके. स्टडी ऑफ अल्ट्रा स्ट्रक्चर, मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया. यहाँ पे हम ऐसे डिटेल में इन सब के बारे में पढ़ेंगे, आगे आगे देखते जाएंगे. थैंक यू सो मच. फॉर मोर वीडियोज़ यू कैन फॉलो मी ऑन इंस्टा एज वेल एज यूट्यूब.